ओके। चलिए फिर से मैं आप लोगों का परीक्षा मंथन में स्वागत करता हूं और अपनी कक्षा को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूं। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मेरी कक्षा जो कल समाप्त हुई थी वह आर्टिकल 13 को लेकर हुई थी। और मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अनुच्छेद 13 जो होता है आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आप लोगों के इस विषय पे भी चर्चा कर चुका हूं कि आर्टिकल 13 को लेके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब मैं आर्टिकल 13 पढ़ता हूं तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम 368 को भी पढ़ें। इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि मैं जब पढ़ाया हूं तभी आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे 368 के पढ़ने का औचित्य इस कारण बड़ा हो जाता है क्योंकि जब बात आती है कि मूलाधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके संदर्भ में जो 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ, इस 24वें संवैधानिक संशोधन के फलस्वरूप आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया, उधर 368(3) जोड़ा गया। उसके बाद फिर वहां पे थोड़ा कह सकते हैं कि विधायिका को और न्यायपालिका को लेकर जो विवाद हुए हैं, इस विवाद को कह सकते हैं कि सॉर्ट आउट करने के लिए फिर आपने विधायिका ने यानी संसद ने फिर 42वां संवैधानिक संशोधन किया और 42वें संवैधानिक संशोधन के फलस्वरूप फिर आपका 368 आपका 4 और 5 जोड़ा गया, जो कह सकते हैं कि संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्रदान करती थी और साथ साथ कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन पे रोक लगाती थी। अर्थात यह आपका 368(4)(5) जो था यह संसद को एक प्रकार कह सकते हैं कि असीमित शक्ति प्रदान करती थी और कहती थी कि ऐसा है कि जो संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है उसको किसी न्यायालय में किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। साथ साथ यह भी उपबंध उसमें किया गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वह असीमित है। ठीक, ये सब मैं चर्चा कर चुका हूं और यही जो आर्टिकल 13 को लेकर मैं पहले भी आप लोगों से बताया हूं कि इसमें 3 तरह के आपके कह सकते हैं कि सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं, जिन सिद्धांतों की मैं पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुका हूं। देखिए पहला इसमें का सिद्धांत जो था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स था। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। इस आच्छादन के सिद्धांत पे मैं चर्चा कर चुका हूं। दूसरा पॉइंट था जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। और तीसरा इस पे था अभित्याग का सिद्धांत। अभित्याग का सिद्धांत यहां पे जो देखिए कि कह सकते हैं कि मैं इन दोनों एक क्वेश्चन देखिए एक बार मैं बताना फिर चाहूंगा कि क्वेश्चन जो आपके अधिकतर आपके मुख्य परीक्षा में जो न्यायिक परीक्षा होती है उसमें टिप्पणी के तौर पे पूछे जाते हैं और कहीं कहीं संभावना यह भी होती है कि इसको कह सकते हैं कि विस्तृत क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, विस्तृत क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। अब मैं जिस पे चर्चा करने जा रहा हूँ आज मेरा टॉपिक है अभित्याग का सिद्धांत। इन दोनों टॉपिकों पे इन दोनों सिद्धांतों पे मैं अपनी पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुका हूं। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा वह अभित्याग के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए अभित्याग का सिद्धांत। देखिए जो यहाँ पे अभित्याग की बातें आ रही हैं, यहाँ पे अभित्याग का संदर्भ कह सकते हैं, अभित्याग को मूलाधिकार के संदर्भ में इसको समझा जाना चाहिए। पहली बात दिमाग में रखिए आप लोग कि यहाँ पे जो अभित्याग की बातें हो रही हैं वह अभित्याग जो होता है इसको मूलाधिकार के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? मूलाधिकार के संदर्भ में इसको समझा जाना चाहिए। पहले इस पॉइंट को दिमाग में रखिए। ठीक, क्यों? देखिए यहाँ पे जब अभित्याग की बातें आती हैं कि अभित्याग का सिद्धांत, तो सबसे पहले प्रश्न यह उत्पन्न यहाँ पे होता है कि यहाँ पे अभित्याग तो हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे अभित्याग शब्द का प्रयोग किया गया है वह किसके संदर्भ में किया गया है? तो यहाँ पे अभित्याग का तात्पर्य होता है मूलाधिकार के संदर्भ में अभित्याग की चर्चा यहाँ पे हो रही है, या कह सकते हैं अभित्याग जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे वह मूलाधिकार के संदर्भ में है। ठीक, तो यानी कि अगर हम शब्दों पे चलें तो यहां पर तात्पर्य क्या होगा कि मूलाधिकार जो होता है मूलाधिकार को त्याग करने का सिद्धांत। ठीक ना, क्योंकि देखिए यहां पे अभित्याग का मैं बार बार एक ही चीज आप लोग यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे जो अभित्याग की बातें हो रही हैं इसको मूलाधिकार के संदर्भ में समझा जाएगा। ठीक, अब चलिए यहां पे देखिए मैं बात बता रहा हूं आप लोग को। देखिए यहां पे अभित्याग मतलब मूलाधिकार के संदर्भ में, जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। मैं अपने मूलाधिकार कक्षाओं को जब मूलाधिकार के चैप्टर पे आप लोग चर्चा कर रहा था तो उसमें एक सिद्धांत मैं आप लोग को बताया था
कि यहाँ पे जो होता है मूलाधिकार जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये राज्य के ऊपर एक प्रकार की सीमाएं आरोपित करता है, राज्य के ऊपर एक प्रकार की बाध्यताएं आरोपित करता है, एक प्रकार का ऑब्लिगेशन डालता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ऑब्लिगेशन क्या होता है, आपका नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक, तो पहले से एक बात जान लीजिए कि सामान्य एक बात होती है, सामान्यतः इस चीज को लोग मानते हैं, सामान्यतः यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का प्रयोग करे या न करे वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि कोई व्यक्ति मूलाधिकार का प्रयोग करे या न करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक ना, सामान्यतः यह बात होती है कि कोई व्यक्ति अपने मूलाधिकार का प्रयोग करे या न करे वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वह उसकी इच्छा है कि मूलाधिकार का अपने प्रयोग करे या न करे, अपने मूलाधिकार के हनन के लिए याचिका दायर करे या न करे, सब कुछ जो होता है यह सामान्य सी बातें मानी जाती हैं। अभी मैं बता रहा हूं, एक प्रिजम्पशन की बात कर रहा हूं, लोग मानते हैं इस चीज को कि सामान्यतः इस चीज को लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मूलाधिकार का प्रयोग करे या न करे वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक ना, और वह क्या है, वह अपने मूलाधिकार का क्या कर सकता है, वह अभित्याग कर सकता है। ठीक है, थोड़ी सी बातें ध्यान दीजिएगा। मतलब एक जनरल चीजें लोग मानी जाती है कि कोई व्यक्ति जो होता है अपने मूल अधिकार का प्रयोग करता है या नहीं करता है वह इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह चाहे तो क्या कर सकता है, अपने मूलाधिकार का अभित्याग कर सकता है। ठीक ना, मूलाधिकार का अभित्याग कर सकता है। देखिए ये सामान्य सी लोगों की धारणा है, यह सामान्य सी क्या है, सामान्य सी एक प्रकार की धारणा है कि कोई व्यक्ति मूलाधिकार का अपने प्रयोग करता है या नहीं करता है वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक ना, वह चाहे तो अपने मूलाधिकार का क्या कर सकता है, अभित्याग कर सकता है। लेकिन देखिए सामान्य सी बातें हैं, लेकिन होता क्या है, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मूलाधिकार जो होता है, यहाँ पे मूल अधिकार होता है, यह मूलाधिकार राज्य के ऊपर एक प्रकार की क्या करता है, एक प्रकार राज्य के ऊपर बाध्यता आरोपित करता है। क्या करता है, बाध्यता आरोपित करता है। ठीक, राज्य के ऊपर क्या करता है, राज्य के ऊपर एक प्रकार की सीमा आरोपित करता है, राज्य के ऊपर क्या करता है, सीमा आरोपित करता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, मूलाधिकार जो होता है यह लोकहित से संबंधित होता है, लोकहित से संबंधित होता है। चौथी बात क्या होती है कि मूल अधिकार जो होता है संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया एक प्रकार का अधिकार होता है, संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया होता है। देखिए अब देखिए ध्यान दीजिए इस पे, यह सामान्य सी धारणा है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का प्रयोग करे या न करे वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वह चाहे तो मूल अधिकार का अभित्याग कर सकता है, लेकिन नहीं। अब देखिए ये सामान्य सी धारणा है, लेकिन अगर आप इस बिंदु पे ध्यान दें तो होता क्या है, मूलाधिकार जो होता है राज्य के ऊपर क्या करता है, राज्य के ऊपर एक प्रकार की बाध्यता आरोपित करता है, राज्य के ऊपर क्या करता है, राज्य के ऊपर सीमा आरोपित करता है। और यह क्या होता है, मूलाधिकार यह लोकहित से संबंधित होता है और संविधान द्वारा प्रदत्त होता है। ठीक ना, और सबसे बड़ी बात एक और चीज होती है कि यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। ठीक, अब सोचने वाली बात है कि जब मूलाधिकार जो होता है राज्य के ऊपर एक प्रकार की बाध्यता आरोपित करता है, एक प्रकार की सीमा आरोपित करता है, और मूल अधिकार जो होता है लोकहित से संबंधित होता है, संविधान द्वारा प्रदत्त किया जाता है और राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का अभित्याग कर सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। भाई कैसे कैसे हुआ इस चीज को, मूलाधिकार को देखिए कोई व्यक्ति जो होता है राज्य को मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मूलाधिकार जो होता है राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, राज्य के ऊपर बाध्यता आरोपित करता है, यह संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। और दूसरी बात और होती है कि यह लोकहित से संबंधित होता है, न कि व्यक्तिगत हित से संबंधित होता है। देखिए जब यह लोकहित से संबंधित होता है, व्यक्तिगत हित से संबंधित नहीं होता है, यह राज्य के ऊपर बाध्यता आरोपित करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई पर्सन जो होता है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति के पास इतना पावर, इतनी शक्ति नहीं है कि वह राज्य को जो है इन दायित्वों से मुक्त कर दे। ठीक ना, राज्य को क्या करे, राज्य को इस दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है। और यहां पे देखिए कोई व्यक्ति मूलाधिकार का अभित्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसका आंसर यही है कि देखिए यहां पे जो मूलाधिकार जो होता है राज्य के ऊपर एक प्रकार की बाध्यताएं आरोपित करता है, राज्य के ऊपर एक प्रकार सीमा आरोपित करता है, यह लोकहित से संबंधित होता है, संविधान द्वारा प्रदत्त करता है। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो